शैक्षिक मूल्यांकन की कक्षा में आज हम चर्चा करेंगे मानक संदर्भित परीक्षण यानी एनआरटी और निकष संदर्भित परीक्षण यानी सीआरटी। ये जो आपका टॉपिक है आपके टेट, सुपर टेट, बीएड, एमएड, डीएलएड यानी कि जहां भी शिक्षक संबंधित परीक्षा होती है, शिक्षक बनने संबंधित परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका मापन और मूल्यांकन का। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह फिर से आपके सामने उपस्थित हूं और सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखते हैं आज की ये क्लास। शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत मापन संदर्भित यानी मानक संदर्भित परीक्षण और निकष संदर्भित परीक्षण। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एनआरटी इसे मानक संदर्भित परीक्षण बोलते हैं और निकष संदर्भित परीक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यानी सीआरटी। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एनआरटी मानक संदर्भित परीक्षण में सबसे पहला पॉइंट है आपका, जब एक विद्यार्थी के प्राप्तांक का अर्थ समूह या कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के अंकों के ही सापेक्ष स्पष्ट होता है तो वह मानक संदर्भित परीक्षण कहलाता है। मान लीजिए कोई क्लास है, उस क्लास में जो है 30 बच्चे हैं और उन 30 बच्चों में जो है एक बच्चे का प्राप्तांक हम जो है उन 30 बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ये बच्चा इस क्लास में कौन से स्थान पर आया है, कि उस कक्षा में उसका क्या स्थान है। तो वहां पर क्या होगा, आपका मानक संदर्भित परीक्षण लिया जाएगा। जहां भी बच्चों के या किसी समूह का जो है किसी के साथ तुलना की जाती है, ये जो परीक्षण होता है सापेक्ष होता है, क्योंकि यहाँ पहले से ही कोई होता है, पहले से ही कोई आपके सामने है, उससे आपकी तुलना की जाती है कि आप उससे अधिक हैं या उससे कम हैं। तो ये क्या हुआ, आपका सापेक्ष टेस्ट हुआ। ये आपका निकष संदर्भित परीक्षण क्या होता है, निरपेक्ष होता है। निकष संदर्भित परीक्षण में देखा जाता है कि विद्यार्थी ने निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक की है, यानी कोई उद्देश्य है, कोई टारगेट बना दिया कि हमें जो है यहाँ से जो है विद्यार्थी को जाना था यहाँ तक, लेकिन विद्यार्थी ने अचीव किया सिर्फ उसका 75%। तो हमने सिर्फ यहाँ पर ये देखा कि विद्यार्थी ने उद्देश्य की कितनी प्राप्ति की है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उद्देश्य कोई निश्चित नहीं होता। यहाँ पर जो है पहला बच्चा अगर यहाँ तक गया है और दूसरा बच्चा इससे ऊपर चला गया है तो यहाँ पर जो है इसे जो है इससे बेस्ट माना जाएगा। तो ये आपका होता है मानक संदर्भित परीक्षण, जहां पर उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, और जो यहाँ पर निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में जो है उद्देश्य या लक्ष्य आपका निर्धारित होता है। ये निरपेक्ष होता है, यानी कि इसके साथ आप जब आप चल रहे हैं तो आप अकेले होते हैं उद्देश्य की तरफ, लेकिन यहाँ ये सापेक्ष होता है। इसके साथ आप कई सारे लोग जो है, मान लीजिए रेस हो रही है, 100 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो उसमें कौन बच्चा कौन से नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ पर जो है एक दूसरे के सापेक्ष चलते हैं यहाँ पर इनके मान, और यहाँ पर जो है सिर्फ एक बच्चा रहता है जो निरपेक्ष होता है, सिर्फ उसे अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। तो ये इसमें पहला डिफरेंस होता है। दूसरा क्या होता है, एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों की तुलना अन्य विद्यार्थी के प्राप्तांकों से की जाती है, जैसे कि कंपटीशन टेस्ट होते हैं, आपके प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। यहाँ क्या होता है, आपका जब आप प्रवेश लेने जा रहे हैं किसी स्कूल में, 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों के लिए 1000 बच्चों ने जो है फॉर्म डाल दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, 1000 बच्चों में जो ऊपर के 100 बच्चे होंगे तो उन बच्चों का एडमिशन ले लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है उन 1000 बच्चों में आपस में हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और उन तुलना के साथ तुलना करने के बाद जो है उन बच्चों का हम प्रवेश ले रहे हैं जो ऊपर के टॉप 100 बच्चे हैं। यानी कि और जो 1000 जो बच्चे थे तो उन 900 बच्चों को बाहर कर दिया, उन 100 बच्चों के क्योंकि नंबर ज्यादा थे, उन 100 बच्चों की योग्यता उनसे बेस्ट थी या वो सर्वश्रेष्ठ थे। तो जहां पर तुलना की जा रही है किसी अन्य के साथ, तो वहां पर क्या होगा, मानक संदर्भित परीक्षण होगा। वहीं दूसरी ओर प्राप्तांकों की तुलना नहीं की जाती, जैसे इंटरमीडिएट की परीक्षा, इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पर प्राप्तांकों की तुलना नहीं की जा सकती। इंटरमीडिएट में क्या होता है, 33% पर पास है तो 33% पर पास होगा, यानी कि 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों में से यदि 900 बच्चे 33% लाते हैं तो 900 बच्चे पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई निर्धारित नहीं होता। यहाँ पर जो है जो भी अंक ला रहे हैं बच्चे, चाहे वो 33% ला रहे हैं या 99% ला रहे हैं, तो वो जो है सर्वश्रेष्ठ देखे जाएंगे, यानी दूसरे बच्चों से तुलना की जाएगी कि कौन किससे आगे है। तो यहाँ पर जहाँ तुलना की जाती है तो वहां पर होता है आपका मानक संदर्भित परीक्षण। जहां पर निकष संदर्भित परीक्षण में क्या होता है, पहले से उद्देश्य निश्चित है, यानी 33% वाला पास है और इससे नीचे वाला फेल है। तो ये क्या होता है आपका निकष संदर्भित परीक्षण।
इसके बाद आपका जो अगला इनका देखने को मिलता है, ज्ञात समूह में छात्र का स्थान या उसकी सापेक्ष स्थिति जानना। जैसे कक्षा में कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है, कौन तृतीय है। मान लीजिए 100 बच्चों की कक्षा है, तो 100 बच्चों में हमने परीक्षण किया, 100 बच्चों में हम क्या करते हैं कि उनकी स्थिति जानते हैं। जो सबसे अच्छा है तो उसे नंबर 1 पे रख दिया, फिर नंबर 2, नंबर 3, यानी बच्चे की स्थिति हम चेक करते हैं। और वो चेक कैसे होगी, अन्य बच्चों के नंबरों से तुलना करके कि कौन किससे आगे है, कौन किससे पीछे है। इसमें क्या होता है, पहले से निश्चित मापदंडों की प्राप्ति ज्ञात करना होता है। जैसे कक्षा 12 में पहले से तय है कि 33% वाला पास है तो पास है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसका अंतर। इसके बाद आपका आता नंबर चौथा पॉइंट, समूह में श्रेष्ठ व कमजोर विद्यार्थियों में भेद करना। यानी कि कोई समूह है, कोई कक्षा है, तो उसमें देखते हैं किसी कक्षा में कि कौन बच्चा श्रेष्ठ है, यानी कि कौन सबसे ऊपर है, हाई है, कौन मीडियम है और कौन लो है। तो इन सब चीजों का जब हम भेद करते हैं तो वहां पर हमें मानक संदर्भित परीक्षण का प्रयोग करना होता है। लेकिन दूसरी ओर निकट संदर्भित परीक्षण में हमें क्या देखना है, निपुण और अनिपुण, पास या फेल का ही पता करना होता है कि ये बालक इस कार्य के लिए इस कार्य को कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कौन सबसे अच्छा कर रहा है, कौन कम अच्छा कर रहा है या कौन सबसे कम कर रहा है। तो यहाँ पर केवल एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है, एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि इतने 33 वाले को या 50 नंबर वाले को हम मान लेंगे कि ये इस कार्य को कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम नंबरिंग करते हैं कि कौन 90% कार्य को सही कर रहा है, कौन 99% कर रहा है, कौन 80% कर रहा है। तो यहाँ पर जो है मानक संदर्भित परीक्षण में जो है हम स्थान डिसाइड करते हैं, श्रेष्ठ और कमजोर को छांटते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल हमें जो है एक मानदंड जो हमने निश्चित कर रखा है, तो उसी को हमने टारगेट बना लिया है कि ये इसने अचीव किया है या नहीं किया है, यानी एक क्राइटेरिया हमने पहले से डिसाइड कर लिया है। अब आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में अगला जो आपका पॉइंट आता है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का ऐसे परीक्षण में कोई विशेष संबंध नहीं होता। यानी अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है, यहाँ पर कोई अनुदेश यानी निर्देश यानी निर्देशन नहीं दिया जाता कि आपको इस परीक्षा में इतने अंक लाने ही हैं, कि आपको जो है 40 नंबर लाने हैं, आपको जो है 50 नंबर लाने, कोई ये निश्चित नहीं होता, कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के मापदंडों के रूप में लिया जाता है। यहाँ पे पहली क्राइटेरिया निश्चित हो जाता है, जैसे इंटर की परीक्षा में 33% लाओगे तो पास होगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। यहाँ पर क्या होता है कि मानक संदर्भित परीक्षण में क्या होता है कि मान लीजिए 100 बच्चों में से यदि बच्चों के 25 नंबर से ऊपर नहीं आए, तो तब भी जो है वहां से जो है ऊपर के टॉप 10 हम उठा लेते हैं, या टॉप मतलब कि हम उनका स्थान डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर 33% से नीचे आ गए सब बच्चे, तो सब बच्चे फेल भी हो सकते हैं। यदि 33% से ऊपर भी सब बच्चे आ गए तो सब पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो निर्देश पहले से स्पष्ट होते हैं, जो उद्देश्य हमारे स्पष्ट होता है कि हमें कितना लक्ष्य अचीव करना है। इसके बाद हमारा आता है अगला जो पॉइंट है, कठिनाई स्तर तथा विभेदन क्षमता का ध्यान रखकर प्रश्नों का चयन किया जाता है। यहाँ पर जो है हम विभेदन क्षमता के तहत हम देखते हैं कि हमें सर्वश्रेष्ठ में छांटने हैं, सर्वश्रेष्ठ छांटने हैं, तो हम कठिनाई स्तर को बढ़ाते चले जाते हैं। और अपने जो हमें जिस लेवल का हमें बच्चा चाहिए, जिस लेवल का हमें कर्मचारी चाहिए, जिस लेवल का हमें व्यक्ति चाहिए, तो हम उसका कठिनाई स्तर बढ़ाते या घटाते रहते हैं। लेकिन यहाँ अधिगम कार्यों के उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रश्नों का चयन किया जाता है। यहाँ पर जो कठिनाई स्तर है, जो हमारा अधिगम कार्य जो हमने किया है, तो उसके उद्देश्य के अनुसार जो हम प्रश्नों का चयन करते हैं। जैसे कक्षा 10 में हम या कक्षा 12 में हम क्या देखते हैं कि एक निश्चित कठिनाई स्तर के प्रश्न होते हैं, उससे ऊपर के हम प्रश्न नहीं देते। लेकिन दूसरी ओर जहाँ CPMT या IIT की जो परीक्षा होती है, वहां पर हम जो है कठिनाई स्तर बढ़ाते चले जाते हैं। वहां पर क्योंकि हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चा और छांटना है, यानी उनका विभेदन करना है। तो विभेदन करने की क्षमता हमें कठिनाई स्तर का प्रश्नों को बढ़ाते या घटाते रहते हैं। तो वो मानक संदर्भित परीक्षण होता है, जहां अधिगम कार्यों के उद्देश्य को बस सिर्फ हमें चेक करना है कि बच्चे ने ये सीखा है नहीं सीखा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों का चयन कर देते हैं। अगला हमारा आता है मानक संदर्भित परीक्षण में छात्रों के प्राप्तांकों का प्रसार अधिक रखने का प्रयास किया जाता है। औसत कठिनाई स्तर 30 से 70% होती है। इसका मतलब यह है कि छात्रों का जो प्राप्तांक है, तो हम उसमें जो है एक प्रसार बहुत ज्यादा होता है। यानी कि जो बच्चों का समूह है, उसमें जो समूह हो सकता है, उसमें 30% से लेकर हम 70% या 90% तक भी हम बच्चों को चेक करते हैं। कि हम क्या देखते हैं कि यदि हमारे जो हमने पहले 100 बच्चों में से हमें 10 बच्चे चुनने हैं, तो उसमें हमने क्या किया कि बच्चों के नंबर अगर 70 नहीं आ रहे, तो हमने क्या किया 60% वालों को सिलेक्ट कर लिया, या
सभी 70 लिया है तो हमने क्या किया, क्राइटेरिया बढ़ा दिया, उसे हमने 80% वालों को चयन कर लिया। तो इस तरीके से हम जो छात्रों के प्राप्तांकों का प्रसार जो है हम अधिक रखते हैं। इसमें तो ये निश्चित नहीं होता कि 30% नंबर ही लाने हैं या 70% ही लाने हैं, हम इसका प्रसार घटता बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है निकष संदर्भित परीक्षण में क्या होता है, कठिनाई का स्तर विशिष्ट कार्य पर शिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर होता है। यानी कि जिस प्रकार की हम शिक्षण व्यवस्था हमारी है उस प्रकार का जो हम कठिनाई स्तर रखते हैं। मान लीजिए हमारे नॉर्मल विद्यालय है तो कक्षा 12 का पेपर जो है हम नॉर्मल बनाएंगे, लेकिन वहीं जहाँ स्पेशल कॉलेज हैं जैसे कि नवोदय, जवाहर नवोदय के कॉलेज है, CBSE कॉलेज, वहाँ पर जो है कुछ कठिनाई स्तर प्रश्नों का अधिक होता है। तो जैसी शिक्षा की गुणवत्ता होगी, जैसा शिक्षण कार्य होगा या जैसा हमारा कार्य होगा उसके हिसाब से हम शिक्षण की गुणवत्ता के अनुसार जो है हम अपने कार्यों का जो है कठिनाई स्तर बढ़ाते या घटाते रहते हैं। तो निकष संदर्भित परीक्षण में जो है हम कठिनाई स्तर को बढ़ाते या घटाते रहते हैं। इसके बाद जो है आपका हमारा आता है मानक संदर्भित परीक्षण में नंबर 8, यह है प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं। शिक्षक देखता है कि विद्यार्थी ने किस सीमा तक उन्नति की है, उसके ज्ञान की सीमा किस स्तर तक है। यानी कि इस परीक्षण में क्या होता है कि हम ये केवल ये नहीं देखते कि बच्चा पास हो रहा है फेल हो रहा है, हम बच्चों के समूह को देखते हैं कौन कहाँ तक जाता है। मान लीजिए 0 से 100 तक है तो कौन बच्चा 60 तक जा रहा है, कौन 70 जा रहा है, कौन 80 जा रहा है, कौन 99 जा रहा है। तो यहाँ बच्चों का जो है हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी उन्नति की है, उनका जो ज्ञान का स्तर है कितने लेवल तक पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर यह पूर्व निर्धारित मानदंडों के छात्र मतलब छात्रों की स्थिति का ज्ञान होता है। मतलब यहाँ पर जो पहले से निर्धारित होता है कि बच्चों को कितने नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, कि 33% ही लाने हैं तो बच्चा पास मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 80% ला के भी बच्चा बाहर हो सकता है। यदि 80% से ज़्यादा 99% वाले की संख्या हो जाएगी या 88% वाले या 85% या 90% वाले बच्चे अधिक हो जाएंगे तो यहाँ पर 80% वाला बच्चा भी बाहर हो सकता है, तो उसे हम जो है बाहर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 33% ले आया कोई बच्चा तो वो बच्चा भी अंदर हो सकता है। यह प्रवेश परीक्षाओं तथा नौकरियों में पदों पर नियुक्ति के लिए उपयोगी होती है। मान लीजिए कोई प्रवेश परीक्षा है, आपको किसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना है, वहां पर 1000 सीटें हैं तो आप और बच्चे हैं आपके पास 10,000, तो आपको जो 1000 सीटों पे ही उस कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप क्या करेंगे कि आप ऐसे परीक्षण का प्रयोग करेंगे। और इसमें जो आपकी कोई नौकरी होती है, कंपटीशन होता है, तो वहां पर कंपटीशन या नौकरी के लिए भी जो है मानक संदर्भित परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए सीट 100 है और परीक्षा देने वाले 1000 हैं, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम बच्चे अधिकतर सब बच्चों ने क्या किया कि 90 नंबर लिया है तो हम उसका क्राइटेरिया बढ़ाकर 95 कर देंगे। तो यहाँ पर जो 95 वालों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, जो 100 बच्चे 95 नंबर ला रहे हैं उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो नौकरियों में और जो आपका नियुक्तियों में, जो आपकी सरकारी नियुक्तियां कंपटीशन है, उनमें जो है मानक संदर्भित परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। और यह निकष संदर्भित परीक्षण सामान्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, जैसे कक्षा 12, 10, आपका BA, MA, इस तरीके की कक्षाओं में, कि यहाँ पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है कि बच्चों को सिर्फ ये देखना है कि बच्चों का जो हमें ज्ञान चेक करना होता है कि बच्चे को जो हम सिखा रहे हैं तो बच्चे से वो आया है या नहीं आया है। इसके अलावा जो अगला है इसका मुख्य जो है, इसमें लोचशीलता होती है, इसमें लोचशीलता नहीं होती है। यानी कि मानक संदर्भित परीक्षण में क्या होता है, लोचशीलता होती है। 1000 बच्चे कंपटीशन में बैठे, हमें 100 बच्चे लेने थे, लेकिन क्या हुआ कि सभी बच्चे जो हैं, कोई भी बच्चा जो है, मान लीजिए आपका सीट है 150 में से बच्चों को 90 नंबर लाने थे तो 90 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि 85 पे मेरिट लगा देंगे। तो मेरिट को हम घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर जो है हम अपने लक्ष्य को घटा, जो मानदंड है हमारा उसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो वो क्या हुए, लोचशीलता हुई। लेकिन यहाँ पर हम कोई चीज घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। 33% में पास है तो पास है, नहीं तो 33% से नीचे है तो वो फेल ही माना जाएगा, तो इसमें लोचशीलता नहीं होती है। तो निकष संदर्भित परीक्षण जैसे इसे आप मान सकते हैं कि जैसे कि आप हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं देते हैं, और मानक संदर्भित परीक्षण जैसे आप कोई प्रवेश परीक्षा, कंपटीशन, जहां भी आपका तुलना मतलब दूसरे के साथ तुलना की जा रही है और उस तुलना के आधार पर आपको अच्छा या बुरा बताया जा रहा है, यानी कि श्रेष्ठ या कम श्रेष्ठ या नीचे बताया जा रहा है, तो वो मानक संदर्भित परीक्षण जहाँ तुलना हो रही है। और निकष संदर्भित परीक्षण एक खास मानदंड को आप प्राप्त कर पा रहे हैं, यानी एक क्राइटेरिया बना दिया कि उसे आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, आपका निकष संदर्भित परीक्षण हुआ। जैसे कि आप इस टॉपिक को हमेशा कंफ्यूज रहते थे, मैंने समझाने की कोशिश की है। यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी।
धन्यवाद, नमस्कार।